हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में हीट कैपेसिटी को इंट्रोड्यूस करा था हमने। और देखिए क्या था इसमें कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो उसके लिए जितना हीट लगेगा वह उसके लिए हीट कैपेसिटी कहलाएगा। अब पीछे हम लोग देख चुके हैं कि जो हीट कैपेसिटी है यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो सब्सटेंस के मास उसके साइज पे डिपेंड करे। हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है which depends on size and mass। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो हीट कैपेसिटी है C, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सब्सटेंस के मास का। जो हीट कैपेसिटी है C, यदि यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब यही ना हुआ कि यह मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा स्मॉल सी, और यह जो स्मॉल सी आया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही कहलाता है यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मान लिया जाए जब उस सब्सटेंस का मास हो 1 ग्राम या फिर 1 kg, मतलब यूनिट मास। तो जब यहाँ m के जगह आप 1 लोगे, चाहे ग्राम लो चाहे kg, डजेंट मैटर, तो फिर यहाँ से आ जाएगा C इक्वल टू C इंटू 1, मतलब कैपिटल C इक्वल टू स्मॉल सी। अंतर देख रहे हो ना, इसलिए बोल रहे थे बार बार कि कैपिटल C लिखो। अब देखो यहाँ स्मॉल सी आ गया है। तो कहने का मतलब हुआ कि यह जो स्पेसिफिक हीट है स्मॉल c, यह भी एक प्रकार का हीट कैपेसिटी ही है, लेकिन कब? जब सब्सटेंस का मास यूनिट हो, माने 1 ग्राम हो या 1 किलोग्राम हो। तो यहाँ से इसका डिफिनेशन बना सकते हैं हम लोग क्या, कि द अमाउंट ऑफ heat required to increase the temperature of unit mass of a substance by 1 degree, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 degree, is called a specific heat capacity, is called a specific heat capacity। कि किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाना हो 1 डिग्री, तो जितना हीट लगेगा वह उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा। तो यहाँ से यदि हम लोग फार्मूला लिखना चाहें तो लिख ही सकते हैं, कैपिटल C इक्वल टू हमने पढ़ा C इंटू स्मॉल m, तो स्मॉल c इक्वल टू कैपिटल C बाई स्मॉल m, और कैपिटल C था Q बाई डेल्टा T इंटू स्मॉल m। तो यहाँ से फार्मूला हुआ। अब यहाँ से यूनिट यदि लिखना चाहो तो क्या लिखा जा सकता है, ई जूल केल्विन और इसका केजी, तो जाएगा जूल पर केल्विन पर केजी। अंतर देख रहे हो, के केल्विन का भी है, के केजी का भी है, लेकिन केजी का के स्मॉल के है। केजी का जो के है वह कैसा के है, स्मॉल के है। एक साथ दोनों को लिखें, ज़रा ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। इसलिए हम बार बार जो है इस बात पे जोर देते हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर्स पे। देखो यहाँ केल्विन में भी के है, केजी में भी के है, बट दिस वन इज कैपिटल के, दिस इज अ स्मॉल के।
नहीं अंतर समझ में आ रहा होगा कैपिटल के स्मॉल के में, तो देखो अंग्रेजी वाला कॉपी है, 4 लाइन होता है ना। कैपिटल के कैसे लिखाता है, ऐसा, और स्मॉल के कैसे लिखाता है, ऐसा। मतलब ये कैपिटल के बीचों बीच में कट रहा है और स्मॉल के नीचे बिना लाइन खींचे लिखोगे कैपिटल के एंड दिस इज स्मॉल के। एकदम ध्यान रखना है। मान के चलो कि तुम्हें यूनिट बोला जाए और तुम लिख दिए जूल पर केल्विन पर केजी। अरे भाई क्या अंतर है इसमें दिस वन इज केल्विन, दिस वन इज केल्विन, तो ये तो खत्म हो जाएगा। केल्विन का पावर -1, केल्विन का पावर +1, खत्म हो गया, बचेगा जूल पर ग्राम। मान लें इसको हम, क्या नहीं, गलत है, ये गलत है। 90% टीचर भी वैसे ही लिखते हैं और स्टूडेंट भी वैसे ही लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए हम जोर दे रहे हैं कि ध्यान रखोगे इस बात को। यदि हम ऐसे कैपिटल स्मॉल लिख रहे हैं, नहीं कटेगा, दोनों कैपिटल लिखोगे, केल्विन केल्विन कट जाएगा, बस जूल पर ग्राम बचेगा, केवल जूल और पर ग्राम बचेगा, तो परेशान होते रह जाओगे वहाँ। तो इन बातों का खास ख्याल रखना है। अब याद करो इस बात को, जब बता रहे थे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या कहा था हमने कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव बन जाता है जब उसका रेशियो लोगे या फिर जब उसमें स्पेसिफिक या मोलर जैसा कुछ लगेगा। तो हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव यह सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा, उसके मास से इसको मतलब नहीं है, क्योंकि हम मास तो हमने फिक्स कर दिया है ना, मास तो हमने फिक्स कर दिया है, यूनिट मास ही लेना है, तब तो फिर हम नेचर पे ही डिपेंड करता है। याद रखोगे इस बात को, क्या वाटर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही वह प्रॉपर्टी है जिसके वजह से पानी ना तो बहुत जल्दी ठंडा होगा ना तो बहुत जल्दी गर्म होगा। याद रखोगे, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 1 ग्राम पानी को गर्म करने के लिए जो हीट लगता है वह बाकी अन्य लिक्विड के तुलना में बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर इसी का उल्टा कि यदि वही 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर कम होना है तो बाकी के तुलना में ज़्यादा समय भी लग जाएगा। तो मोटा मोटी याद ये रख लो कि पानी को ना तो बहुत जल्दी गर्म किया जा सकता है ना तो बहुत जल्दी इसे ठंडा किया जा सकता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। इसीलिए पृथ्वी पे ही जीवन संभव है, बाकी और किसी ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। हम लोग जानते हैं इस बात को अच्छे से कि पृथ्वी एकमात्र वैसा प्लैनेट है अर्थ जहाँ जीवन संभव है, और वजह इसका हम लोग बतलाते हैं वाटर, कि पानी के वजह से जो है पृथ्वी पे जीवन संभव है। ठीक है, अब पृथ्वी पे जो वाटर है हम लोग जान रहे हैं 3 भाग है, 75% वाटर ही है। लेकिन वो 75% वाटर में जानते हो पीने लायक वाटर कितना है? सो मात्र 1%। और उस 1% पीने वाला पानी का 99% भाग अंटार्कटिका में है। क्या हम बोले, टोटल जितना भी वाटर है पृथ्वी पे 3 भाग 75%, बाकी 25% जमीन है, लैंड। अब 75% वाटर में मात्र 1% पानी पीने लायक है, बाकी 74% समुद्र महासागर ये सब का पानी है। अब उस 1% पानी में जो 99% है, उस 1% का 99, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? सो वो अंटार्कटिका में है। तो मात्र 1% पानी कुआं नल में अवेलेबल है जिसको हम लोग पीते हैं। तो पहले थे हम बोले टोटल 75% है, फिर बोले उसका 1% पीने वाला है। तो ठीक है, उसका 1% पीने वाला है, तो बाकी 74% वाटर पृथ्वी पे क्या कर रहा है? क्या बाकी के 74% वाटर सुनामी और बाढ़ लाने के लिए है कि उनका कोई रोल है? क्या रोल है, इसी बात को हम लोग समझेंगे अभी। तो जैसे हम बोले कि दूसरे ग्रह पे जीवन संभव नहीं है, वजह तुम लोग बताते हो सर वहाँ पानी नहीं है। तो ठीक है, हम वहाँ पानी लेकर के जाएंगे, इतना पानी लेकर के जाएंगे कि 1 आध महीना वहाँ रहेंगे, उतना भोजन लेकर के जाएंगे, सब कुछ पूरे व्यवस्था के साथ जाएंगे। तब बताओ क्या दूसरे ग्रह पे जाके रह सकते हैं नॉर्मली जैसे हम लोग यहाँ पृथ्वी पे रहते हैं? खाना पीना सब लेके जा रहे हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी का यूज केवल पीना ही नहीं है, कुछ अलग भी है।
क्योंकि पीने वाला ही यूज रहता तो पृथ्वी पे बाकी इतना पानी का कोई रोल ही नहीं होता। और तो वह वजह है वाटर का या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना ज़्यादा है ना कि यह टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ने देता है अचानक से, ना तो बहुत ज़्यादा घटने देता है। दूसरे ग्रह पे जाओगे, भले तुम पीने वाला पानी ले गए हो, वहाँ का एनवायरनमेंट में तो पानी नहीं है, तो अचानक से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ करके कभी हज़ारों डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और कभी घट करके -100 -150 हो जाएगा। तो अब तुम वहाँ रह रहे हो, अचानक से टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस हुआ, जल जाओगे। अचानक से -100 हुआ, जम जाओगे। तो या तो जल जाओगे या तो जम जाओगे, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी पे ऐसे अचानक से टेम्परेचर बढ़ता घटता नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 भाग पानी है और पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना ज़्यादा है कि वह टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, अचानक से बढ़ने घटने नहीं देता है। अरे तुम सोचो कि यहाँ 3 भाग पानी, इसके बावजूद गर्मी में कभी इतना गर्मी होने लगता है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, मुश्किल हो जाता है लोगों को रहना। धूप में निकलोगे बाहर, लगेगा जैसे बदन जल रहा है। तो यहाँ इतना पानी होने के बावजूद भी टेम्परेचर उस लेवल तक पहुँच जाता है। तो सोच लो, जहाँ पानी है ही नहीं, जहाँ की धरती पे पानी ही नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा रेंज करता होगा, कितना ज़्यादा बढ़ता होगा। तो वैसे जगह पे सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा। तो पानी का यूज पीना तो बहुत कम है। मेन इसका वजह है इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। 2 लिक्विड गर्म करो ना, पानी के साथ कोई एक और लिक्विड गर्म करो, गर्म करके छोड़ दो, देखो कौन जल्दी ठंडा होगा। पानी नहीं होगा। ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठंडा होने में इसे समय लगता है। और जो दूसरा लिक्विड रहेगा जिसको तुम गर्म किए रहोगे, वो आसानी से जल्दी से जो है ठंडा हो जाता है। तो बड़ा विचित्र बात था, अलग सा चीज़ जो हम लोग जान पाए आज, कि आखिर पानी का रोल है क्या इस पृथ्वी पे, इतना ज़्यादा पानी क्यों है पृथ्वी पे, इस बात को जाने हम लोग। तो हीट कैपेसिटी समझ गए थे हम लोग। किसी भी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, उसी में थोड़ा सा जोड़ देंगे कि किसी भी बॉडी के यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा। तो 2 हमने देखा, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट भी दोनों का देख लिए। ऐसा हीट कैपेसिटी C का फॉर्मूला देखे थे, Q/डेल्टा T जूल पर केल्विन। फिर एक हमने अभी देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल c, और फॉर्मूला इसका था, क्या था, Q/डेल्टा T इंटू m, यूनिट था जूल पर केल्विन पर kg। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखोगे, तीसरा टॉपिक इसमें आता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, इसे हम लोग Cm लिखते हैं। Cm लिखेंगे, कैपिटल C और बेस में m। अभी क्या है, तो अगेन यहीं से चलेंगे हम लोग हीट कैपेसिटी से, कि हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये डिपेंड करेगा मास पे, डिपेंड करेगा साइज पे, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे। एक ही बात है, नंबर ऑफ मोल्स, मास। मास के साथ तुम लोग कॉरिलेशन देख लिए, अब नंबर ऑफ मोल्स का देखेंगे कि हीट कैपेसिटी कैपिटल C जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स का, n का। अगेन प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन कांस्टेंट देना होगा, और कांस्टेंट होता है Cm इंटू n। अब यहाँ जो यह Cm है, दिस वन इज मोलर हीट कैपेसिटी, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी, इसे ही हम मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। अब मान लो, क्या मान लें
कि जब नंबर ऑफ मोल्स 1 हो, 1 मोल, तो जब n इक्वल टू 1 मोल होगा तो C इक्वल टू हो जाएगा Cm इंटू 1, इसका मतलब C इक्वल टू Cm। तो यह जो Cm था मोलर हीट कैपेसिटी, यह बराबर हो गया हीट कैपेसिटी का, और हीट कैपेसिटी के बराबर तब हुआ जब सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया गया, 1 लिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तो जो हीट लगेगा वही कहलाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 केल्विन या 1 डिग्री, डायरेक्ट लिख दे 1 डिग्री। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो अब यहाँ से फॉर्मूला आ गया C इक्वल टू Cm इंटू एन। तो Cm इक्वल टू C बाई एन और C था Q बटे डेल्टा T इंटू एन, यूनिट लिखोगे जूल केल्विन मोल, तो हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसा हो जाए। तो बस थोड़ा थोड़ा सा टर्म्स में अंतर है, नहीं तो मतलब वही है। एक में यूनिट मास ले रहे हैं हम लोग, एक में यूनिट मोल लिया जा रहा है, नहीं तो बाकी सब कुछ तो सेम ही है। तो तीसरा जो यहाँ हमने देखा मोलर हीट कैपेसिटी, तो इस मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, Q बाई डेल्टा T इंटू एन, यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये 3 चीज़ जल्दी से समराइज कर ले हम लोग। हीट कैपेसिटी क्या था, तो किसी भी बॉडी के 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा वह हीट कैपेसिटी। किसी भी बॉडी का यूनिट मास का जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है उसके लिए जो हीट लगेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तब जो हीट लगेगा वह मोलर हीट कैपेसिटी। तो यूनिट में अंतर है, डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा अंतर है, और उसके बाद सबसे बड़ा अंतर ये हुआ कि हीट कैपेसिटी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, एक्सटेंसिव था, लेकिन यह स्पेसिफिक और मोलर हीट कैपेसिटी दोनों के दोनों इंटेंसिव है, दोनों के दोनों इंटेंसिव है। स्पेसिफिक और मोलर वर्ड जहाँ भी लगेगा इंटेंसिव हो जाएंगे, पहले ही बताया हुआ है, रेशियो आ जाएगा वहाँ। अब यह जो मोलर हीट कैपेसिटी है फर्दर 2 तरह का है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान से देखोगे, सबसे पहले हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा कैपिटल C, इसके लिए 2 ब्रांच Cm और स्मॉल c। अब यह जो Cm है 2 तरह का है, Cv Cp, 2 तरह का Cv Cp। अभी क्या है Cv और Cp, एक बार उसको हम लोग देख लें, क्लियर हो जाएगा, फिर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह किया जाएगा। इस Cv को हम लोग कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये कहलाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, बस कंडीशन का अंतर है, तो डेफिनेशन तो वही रहेगा। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम वाले की बात कर ले हम लोग,
क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature of 1 mole of a gas at constant volume by 1 Kelvin is called its molar heat capacity at constant volume। अरे मोलर वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है सबके सब इंटेंसिव हो गए, उसमें ज़्यादा दिमाग हम लोग को लगाना ही नहीं है। तो इसके लिए जब फॉर्मूला लिखोगे CV का, तो वही रहेगा Q/Δt, बस यहाँ लग जाएगा V, यहाँ केवल क्या लग जाएगा, V। अब याद करो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कंटेंट होता था वो क्या कहलाता था, डेल्टा ई। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कंटेंट होता था वो डेल्टा ई, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। तो CV का यहाँ से फॉर्मूला याद रखेंगे, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। ऐसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो डेल ई बटे डेल टी एट कांस्टेंट V। सेम डेफिनेशन इसका लिखाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का, CP का ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन होगा CP के लिए भी, कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature of 1 mole of a gas at constant pressure कर दो, यहाँ स्पेसिफाई कर दिया गया है गैसियस स्पीसीज एट कांस्टेंट प्रेशर बाई 1 केल्विन इज कॉल्ड CP। तो यहाँ से जब CP का लिखोगे तो क्या लिखोगे, Qp/Δt, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहलाता था भाई, इंथैल्पी, डेल्टा H/Δt। तो यहाँ से CP का फॉर्मूला हुआ डेल्टा H/Δt, या डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो डेल H/Δt एट कांस्टेंट P। बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। तो यहाँ से चले थे हम लोग हीट कैपेसिटी से, दो ब्रांच आया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का दो ब्रांच आया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो प्रेशर और वॉल्यूम का वैसे भी यहाँ मतलब नहीं था हम लोग को, मतलब है 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है उसके लिए जो हीट लगेगा, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है उसके लिए जो हीट लगेगा, मतलब टेम्परेचर यहाँ वैरी कर रहा है, हीट तो वैरी करेगा ही। तो कांस्टेंट रहने लायक बचा वॉल्यूम और प्रेशर, तो एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए तो CV कहलाया, और एक बार प्रेशर कांस्टेंट कर दिए तो CP कहलाया, बस। तो ये CV और CP का खेल है केवल, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का खेल है केवल, बस। और मेन फार्मूला याद रखना है हमें, CV इक्वल टू डेल्टा E बाई डेल्टा टी और CP इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा टी। बस इतना सा बात को याद रखोगे, काम हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, उसे थोड़ा हम लोग कर लें। NCERT बुक का एक न्यूमेरिकल है, इसमें उसको कर लेते हैं जरा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। अभी एक न्यूमेरिकल कर ले यहाँ तक। तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, फिर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माने CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP। बस इतना सा बात को ध्यान में रखोगे। NCERT प्रॉब्लम है एक,
लिख देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम from 35 degree Celsius to 55 degree Celsius, and molar heat capacity of aluminium is 24 joule per Kelvin per mole। अब देखो मोलर हीट कैपेसिटी डायरेक्ट लिख दिया है, मतलब Cm दे दिया है एल्यूमिनियम का 24 जूल पर केल्विन पर मोल। पूछ रहा है कितना हीट देना पड़ेगा, क्यू कितना होगा। टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है 60 ग्राम। एटॉमिक मास जानते हो एल्यूमिनियम का 27 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स यदि निकालते हो तो गिवन मास बाई एटॉमिक मास, तो 60/27 हो जाएगा इतना मोल। टेम्परेचर चेंज कर रहा है 35 से 55, तो डेल्टा टी डायरेक्ट हो जाएगा 20 डिग्री। केल्विन में भी बदलोगे वही होगा, डिग्री सेल्सियस में वही, केल्विन में भी वही, बता चुके हैं, सेम होगा। तो अब यहाँ से फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो, Cm/Q डेल्टा T इंटू N। तो जब यहाँ से हम लोग Q कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा Cm डेल्टा T इंटू N, ये हो जाएगा। बाकी सबका वैल्यू तो दिया हुआ है, पता है हमें। Cm 24 जूल पर केल्विन पर मोल, डेल्टा टी 20 केल्विन, एन 60/27 मोल। ये मोल ख़त्म, केल्विन ख़त्म, तो ये बचा 24 × 20 × 60/27 जूल। ये कटेगा 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27। अभी हो गया 6 × 8 = 8 × 8 = 6400। ठीक, अभी नीचे बचेगा 9 जूल। इसको चेंज कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 6400/9 जूल में ना कितना हो जाएगा, 7 बार में, फिर 1, फिर यहाँ 1.11 चलते ही रहेगा। किलो में लाना है, तो किलो में लाना है तो इसे डिवाइड करना होगा। किलो में लाना है तो इसे डिवाइड करना होगा। इतना जूल है, किलो में लाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान सही था, एल्यूमिनियम का दे करके रखा था मोलर हीट कैपेसिटी, और बोल रहा था 60 ग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर बढ़ाना है 35 डिग्री सेल्सियस से 55। तो उसके लिए आप कितना हीट दोगे किलो जूल में। तो फॉर्मूला के अनुसार हम लोग चले, ये था फॉर्मूला मोलर हीट कैपेसिटी का। तो यहाँ से Q निकालने बोल रहा था, इसका मतलब ये सब दिया हुआ होगा, तो Cm डायरेक्टली दिया हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना पड़ा गिवन मास बाय एटॉमिक मास करके निकालना पड़ा। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर क्वेश्चन में से निकाले हम लोग, फिर फाइनली मल्टीप्लाई कर दिए तो Q निकल गया, बस लास्ट में थोड़ा चेंज करना पड़ गया ऐसा। तो यहाँ तक आप कर लोगे, हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल साथ साथ में बताया जा रहा है ताकि दिक्कत ना हो, लास्ट में अचानक से बर्डन ना हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये जो 2 टर्म्स अभी हमने पढ़ा था ना, Cp और Cv, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के बीच रिलेशन हम लोग जो है निकालेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखें, धन्यवाद।